हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं सेल बायोलॉजी की इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया की। हम सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स में एनर्जी के प्रोडक्शन का काम करती है, चाहे वो सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है। सभी ऑर्गेनिजम्स में सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का प्रोडक्शन होगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का प्रोडक्शन का काम करती है। इसीलिए जनरली माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। पावर हाउस इसको कहा जाता है जनरली, या इसके अलावा इसको स्टोरेज बैटरीज, स्टोरेज बैटरीज के नाम से भी कई बार जाना जाता है। और एटीपी मिल, क्योंकि जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो एटीपी की फॉर्म में होगा, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी मिल्स जैसे नामों से जाना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब भी शब्द आता है तो सीधे दिमाग में बैठाना है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का अर्थ है एक ऐसी ऑर्गेनेली जो एनर्जी के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, स्टोरेज बैटरी ऑफ सेल के नाम से, तथा एटीपी मिल्स के नाम से जाना जाता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, ये दो मेम्ब्रेन से घिरी हुई है। अभी तक जितनी भी हमने ऑर्गेनेली पढ़ी, हमने देखा कि या तो वो ऑर्गेनेली सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड थी, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। या हमने राइबोसोम जैसी ऑर्गेनेली पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि राइबोसोम के बाहर किसी भी तरह की मेम्ब्रेन नहीं थी। लेकिन ये हम पहली डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली पढ़ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो दो मेम्ब्रेन से सराउंड रहती है, दो मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है। अब बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने इसको डिस्कवर किया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कॉलिकर ने देखा 1800 में, 1800 एडी में सबसे पहले एक साइंटिस्ट है कॉलिकर, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया नेम है वो कार्ल बेंडा ने 1897 में दिया है। 1897 में एक साइंटिस्ट है कार्ल बेंडा, इन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, जबकि ऑल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट भी कहा था। इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम से जाना जाता था और ये बायोप्लास्ट नाम ऑल्टमैन ने दिया है। आइए बात करते हैं कि किन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और किन सेल्स में एब्सेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेल्स आर ऑफ टू टाइप, द फर्स्ट वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड वन इज द यूकैरियोटिक सेल। इन प्रोकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, पीपीएलओ है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहेगी। और यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहती है, एक्सेप्ट मैच्योर मेमेलियन आरबीसी। जो मैमल्स की आरबीसी हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं रहती। इसके अलावा सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगी। तो आपके लिए क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड कि भाई आरबीसी के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती तो आरबीसी एनर्जी कैसे ऑब्टेन करती है, आरबीसी को जो एनर्जी चाहिए वो कैसे उसके अंदर बनती है। कमेंट कीजिएगा आंसर को। आगे बढ़ते हैं। अगर इसके नंबर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर सेल का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है, सेल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा ज़्यादा रहेगा। जैसे लीवर की सेल्स हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं या कई सारे अदर काम करती हैं, तो इन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हमेशा ज़्यादा रहता है। और अगर इंसेक्ट की फ्लाइट मसल्स की बात करें तो यहाँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर लगभग 5 लाख के आसपास तक रहता है एक सेल में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सेल की मेटाबॉलिक स्टेट पर डिपेंड करता है। अगर सेल मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव है तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑलवेज हायर, और अगर सेल मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव है तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। शेप की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोई ऐसा शेप नहीं है, वो ओवल भी हो सकती है, ग्रेन्युलर हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है, या सॉसेज शेप की ये हो सकती है। एवरेज साइज 2 से 6 माइक्रोन ये लंबी है, और इसकी जो गोलाई होगी ये लगभग पोटैटो के ट्यूबर की तरह है, आलू के दाने की तरह दिखाई देती है, ठीक है। और 0.5 माइक्रोमीटर का डायमीटर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें 2 मेम्ब्रेन्स दिखाई देती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन और 2 चैम्बर दिखाई देंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना इसको। आप अगर
ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको अगर देखें तो आप देखेंगे कि ये जो दिखाई दे रहा है, दिस इज दी आउटर चैम्बर, सॉरी आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होगी ये मोर परमिएबल होगी किसी भी चीज सबस्टेंस के लिए, ये मोर परमिएबल होगी, और इसकी मोर परमिएबिलिटी का रीजन है कुछ प्रोटीन्स, स्पेसिफिक प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट रहती हैं और उनको हम कहते हैं पोरिन्स। ये कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन है जिन्हें पोरिन नाम से जाना जाता है। ये प्रोटीन क्या करती हैं कि किसी भी सब्सटेंस की इजी एंट्री में हेल्प करती हैं। और इनर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन ये लिखना है, ये नहीं लिखा है बीच में तो आप इसको देख लेंगे। इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है, मीन्स इसमें से केवल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है या वाटर का मॉलिक्यूल आर पार से आसानी से जा सकता है, लेकिन और अदर जो मॉलिक्यूल है, जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, वो आसानी से आर पार नहीं जाएंगे। कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ही इसके अंदर इंटर करते हैं और स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ही इस मेम्ब्रेन से बाहर निकलते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल है पोरिन्स प्रोटीन के कारण, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है। और इस इनर मेम्ब्रेन में जो लेस परमिएबल है, इस इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए प्रोटीन पाई जाती हैं, प्रोटीन्स फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऐसी प्रोसेस है जो एनर्जी का प्रोडक्शन करती है एटीपी के फॉर्म में। जो एटीपी का जनरेशन इसी प्रोसेस के थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जो पूरी मेम्ब्रेन होगी इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगी, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोटीन एटीपी का फॉर्मेशन करती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो दो मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर, दो मेम्ब्रेन से ये कवर्ड है। अब आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, अगर आप इसको देखेंगे तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन का जो बीच का जो स्पेस है, एक स्पेस तो इधर दिखा, एक चैम्बर तो ये बनाएगा और दूसरा चैम्बर ये अंदर वाला है, इनर मेम्ब्रेन जिसको इनक्लोज कर रही है। लेकिन इसको समझने से पहले हमें समझ लेते हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है और फोल्ड होकर कुछ फिंगर लाइक के स्ट्रक्चर बनाएगी, एंड दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्रिस्टी। ये फिंगर के लाइक स्ट्रक्चर जो इस पर दिखाई देंगे, ये क्रिस्टी कहलाएंगे। क्रिस्टी का फॉर्मेशन इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ना। इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी का फॉर्मेशन इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होंगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दिखाई देगा। और क्रिस्टी में कुछ नोब लाइक पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे सारी क्रिस्टी में। ये जो क्रिस्टी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें आपको नोब लाइक या कील की तरह के जो कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर कहलाता है ऑक्सीसोम, या इसको हम F1 पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा। यही ऑक्सीसोम और F1 पार्टिकल जनरली एनर्जी का प्रोडक्शन करता है एटीपी के फॉर्म में, क्योंकि इसमें एक एंजाइम, इसका जो हेड है ना, ये इसका हेड है, इसको हम F1 बोलते हैं, और जो इसका ये स्टॉक है, बेस है, इसको हम F0 बोलते हैं। ये स्टॉक है, बीच का स्टॉक, बेस F0 और इसका हेड F1। इस F1 हेड में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम एटीपेज कहते हैं, एटीपी सिंथेटेज नाम से जानते हैं। ये एटीपेज एंजाइम प्रेजेंट रहेगा। ये एटीपेज एंजाइम जनरली एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये दोनों मिलेंगे और फॉर्मेशन होगा एटीपी का। और इसी दौरान बाहर से अंदर की ओर एक हाइड्रोजन आयन आता हुआ दिखाई देता है। बाहर से अंदर की ओर एक हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट यहां पर दिखाई देता है। क्लियर? बाहर से अंदर की ओर का मतलब है कि जो आउटर चैम्बर है, इस आउटर चैम्बर से इनर चैम्बर की ओर प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इनर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट रहती है, अंदर की ओर फोल्ड रहती है, और फोल्ड होकर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऑक्सीसोम
F1 पार्टिकल, और इसका एक नाम और है एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल के नाम से इसको जाना जाता है। और यहीं पर कोई एटीपीएस एंजाइम प्रेजेंट रहेगा, और इस एटीपीएस एंजाइम के प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन होगा, और एटीपी को हम कॉइन ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। यही एनर्जी का, ये सेलुलर एनर्जी की फॉर्म है। एटीपी इज अ सेलुलर एनर्जी। क्लियर? तो दो मेम्ब्रेन हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब इसके अलावा दो चैम्बर इस पर प्रेजेंट हैं। ये वाला जो चैम्बर है, बाहर वाला चैम्बर, ये कहलाता है आउटर चैम्बर, और अंदर का जो चैम्बर है दिस इज कॉल्ड इनर चैम्बर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में और स्ट्रक्चर में दो मेम्ब्रेन और दो चैम्बर देखने को मिलेंगे, आउटर चैम्बर। और इस आउटर चैम्बर को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। एक ऐसा स्पेस जो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर प्रेजेंट है। तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से भी इसको हम जानते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और जो इनर चैम्बर होगा, इस इनर चैम्बर के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट है, एंड दिस लिक्विड इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये लिक्विड मैट्रिक्स कहलाता है। और आउटर चैम्बर में जो लिक्विड प्रेजेंट रहेगा दिस इज कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड। इसके अंदर जो प्रेजेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड, इस आउटर चैम्बर में। इनर चैम्बर के अंदर का लिक्विड मैट्रिक्स कहलाएगा। ये हेट्रोजीनियस लिक्विड है, मींस इसमें आपके एंजाइम प्रेजेंट हैं, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, और जो भी आयंस हैं वो सारी की सारी चीजें इसमें प्रेजेंट रहेंगी। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सर्कुलर है, और जबकि यूकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा, मींस जिसके दो अपोजिट एंड्स नहीं होंगे, ये बिल्कुल सर्कुलर होगा, दो अपोजिट एंड्स इस पे देखने को नहीं मिलेंगे। और इस तरह का डीएनए प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम है दीज आर 70s टाइप। अगर आपको याद होगा, अगर पिछली वीडियो आपने देखी होगी, तो 70s राइबोसोम भी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। तो माना जाता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर प्रोकैरियोटिक टाइप का डीएनए है और प्रोकैरियोटिक टाइप के आरएनए है। तो माना जाता है कि पहले क्या रहा होगा, बैक्टीरिया वगैरह रहा होगा, जिसको सेल ने इनगल्फ कर लिया, सेल ने अंदर ले लिया। और जब सेल ने इसको अंदर लिया तो इसने क्या करा कि सेल को एनर्जी देना स्टार्ट कर दिया, और बदले में सेल ने उसे रहने की जगह दे दी। और ये थ्योरी कहती है एंडोसिम्बायोंट थ्योरी। एंडोसिम्बायोंट थ्योरी मींस ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है पहले एक बैक्टीरिया रहा होगा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहा होगा, जिसे सेल ने इनगल्फ कर लिया, और बाद में सेल की एक ऑर्गेनेल होकर रह गया। तो इस थ्योरी को हम कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए और राइबोसोम होने के कारण ये क्या करता है कि जितने भी एंजाइम इसके लिए रिक्वायर्ड हैं, इसकी फंक्शनिंग के लिए जितने भी एंजाइम रिक्वायर्ड हैं, उसका कुछ पार्ट ये खुद सिंथेसाइज कर लेता है, बहुत सारे एंजाइम को खुद बना लेता है। इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहा जाता है किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये माइटोकॉन्ड्रिया में शॉर्ट में लिख दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है और अपना राइबोसोम है। मींस डीएनए एंड राइबोसोम मींस प्रोटीन फैक्ट्री इसके पास अपनी है। और ये क्या करेगी, अपनी रिक्वायरमेंट की आधे से अधिक प्रोटीन को ये खुद ही सिंथेसाइज कर लेगा। इसलिए इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स के नाम से भी जाना जाता है।
क्लियर। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है जिसमें 2 लिमिटेड मेम्ब्रेन और 2 चैम्बर देखने को मिलेंगे। लिमिटिंग मेम्ब्रेन आउटर और इनर, आउटर मोर परमेबल होगी, इनर लेस परमेबल होगी, और इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ही एटीपी का जनरेशन होगा। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर क्रिस्टी बनाएगी और इस क्रिस्टी पर कोई नोब लाइक पार्टिकल्स होंगे। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड F1 पार्टिकल, ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल। यही पार्टिकल एटीपी एंजाइम को कंटेन करते हैं और इस एटीपी एंजाइम की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या स्टोरेज बैटरी या एटीपी मिल के नाम से जाना जाता है। बाहर का चैम्बर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या कहलाएगा और इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहेगा दिस इज कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड। ये क्या करेगा कि दोनों मेम्ब्रेन के को कोलैप्स होने से बचाएगा। अगर भाई कोई लिक्विड उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो फ्रिक्शन के कारण दोनों मेम्ब्रेन कोलैप्स करेंगे और ऑर्गेनली डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इनर जो चैम्बर है, इनर चैम्बर के अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है। ये मैट्रिक्स एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम या इसके अलावा जो अदर चीजें प्रेजेंट हैं, कुछ आयंस हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो ये जैसे है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और ये जो दिखाई दे रहे हैं दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स। ये नेमिंग मैंने कर दी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। तो आइए अब जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह की फंक्शन को परफॉर्म करता है, कौन कौन से इसकी फंक्शन है, क्या एनर्जी जनरेशन ही इसका फंक्शन है या इसके अलावा अदर फंक्शन भी है। तो समझने की कोशिश करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को। फंक्शंस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो पहला जो फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का सेल के अंदर, दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। रेस्पिरेशन इज नॉट ओनली द इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर, केवल हवा को अंदर और बाहर छोड़ना ही रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब है कि जो हम ऑक्सीजन लेंगे उससे क्या होना, फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होना और फूड मटेरियल के ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी का प्रोडक्शन, ये कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जनरली ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में और ये जो पायरुविक एसिड है ये ब्रोकन डाउन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी को बनाता है। क्लियर। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा और पायरुविक एसिड से फाइनली एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। and the entire process of glycolysis is completed in the cytoplasm। तो ये पूरी की पूरी जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कहाँ कंप्लीट होगी, साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और इसके ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कराएगी क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी और तब जाकर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन, एनर्जी का प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है। तो सेकंड वन इज द एपेप्टोसिस। एपेप्टोसिस को जनरली हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ के नाम से जानते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ के नाम से एपेप्टोसिस को जाना जाता है। कई बार क्या होगा कि सेल के अंदर बैक्टीरिया वायरस एंटर कर जाता है या सेल कैंसरस हो जाती है, सेल में कैंसर हो जाता है, तब न्यूक्लियस ये मैसेज पास ऑन करता है कि भाई अगर सेल को खत्म नहीं किया गया, सेल की डेथ नहीं की गई तो ये जो डिजीज है, ये बैक्टीरिया वायरस पूरी बॉडी को डैमेज कर सकता है। तो एट द टाइम माइटोकॉन्ड्रिया बस्ट होकर उस सेल की डेथ का कारण बनती है, या बस्ट तो नहीं कहेंगे बल्कि प्रोग्राम सेल डेथ के टाइम पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये साइटोक्रोम सी का फॉर्मेशन करेगी। एक केमिकल है साइटोक्रोम सी का फॉर्मेशन करेगी। ये साइटोक्रोम सी एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। ये एंजाइम को
एक्टिवेट करेगा और एक्टिवेट ये एंजाइम सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे, डिस्ट्रॉय द सेल। इस तरह से सेल की डेथ होगी और कोई कैंसरस सेल है या कोई इन्फेक्टेड सेल है, उसकी डेथ से हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड रहेगी। इसे हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये प्रोसेस कराती है प्रोग्राम सेल डेथ। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्रोम सी का प्रोडक्शन करेगा। ये साइटोक्रोम सी उन एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जो सेल के डिस्ट्रक्शन के लिए एसेंशियल होते हैं। क्लियर? तो इसको कहते हैं एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ। कैल्शियम स्टोरेज, कैल्शियम आयन, माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम आयन की स्टोरेज का काम भी करता है। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मसल्स की सेल में कैल्शियम आयन को स्टोर करती है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी कई बार कैल्शियम आयन को स्टोर करती है। और कैल्शियम आयन के स्टोरेज से क्या होगा, कौन सी चीजें होंगी कैल्शियम आयन के स्टोरेज से? ये कैल्शियम आयन रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर मीन्स ऐसे केमिकल्स जो नर्व की फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल होते हैं, मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए एसेंशियल होते हैं, उन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो इन न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ये कैल्शियम आयन मसल कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और साथ साथ ये कैल्शियम आयन कई बार कोफैक्टर के रूप में भी काम करते हैं, कोफैक्टर की तरह भी काम करेंगे। और कोफैक्टर एंजाइम की कई सारे एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एसेंशियल होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया नॉट ओनली स्टोर द कैल्शियम आयन बट इट रिलीज द कैल्शियम आयन व्हेन इट इज एसेंशियल। जरूरत के समय पर ये कैल्शियम आयन को रिलीज करने का काम भी करेगा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया कहाँ आपको? लीवर सेल में होगा। हमारी बॉडी की जो लीवर सेल्स हैं यह आपको अमोनिया को, इस अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करके यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना। और अमोनिया से यूरिया कन्वर्जन की जो कंप्लीट प्रोसेस है, जो कंप्लीट साइकिल है, दैट इज कॉल्ड यूरिया साइकिल। और यूरिया साइकिल दो जगह पर कंप्लीट होती है सेल में, एक तो साइटोप्लाज्म में होगी और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कुछ पार्ट्स का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। और यूरिया साइकिल बॉडी की सारी सेल्स में नहीं चलती, बल्कि ये जो यूरिया साइकिल लीवर की सेल्स में चलती है। अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, बॉडी में रहा तो बॉडी को डैमेज कर सकता है। तो यूरिया इसके कंपैरिजन में लेस टॉक्सिक है। तो यूरिया साइकिल के थ्रू हाईली टॉक्सिक अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज हेल्पफुल इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की डिटॉक्सिफिकेशन में ये हेल्प करता है। इसके अलावा रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं उनको रेगुलेट करने का काम भी, क्योंकि भाई जब एनर्जी बनेगी तभी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेगुलेट होगी। अगर एनर्जी होगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, एनर्जी नहीं होगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी। तो वी कैन से दैट इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी रेगुलेट करने का काम करता है। तो इतने सारे फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।